Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So in today's video, we'll be discussing the chapter tourism industry, that is chapter 19 of your ISC geography book. ठीक है, तो हम आज जोग्राफ़ी पढ़ने वाले हैं, टूरिज़म पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मुझे अपनी आईएससी की बुक नहीं मिल रही थी जोग्राफ़ी की, तो इस वजह से मैंने, जब मुझे आप लोगों ने कहा था, आप में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था इंडस्ट्रीज़, टूरिज़्म और आई थिंक रीजनल डेवलपमेंट, इन तीनों चैप्टर्स पे वीडियोस बनाने के लिए, तो आई वाज नॉट हैविंग द बुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप मुझे उसकी पीडीएफ भेज दो, एंड मुझे आप लोगों में से किसी एक ने भेजा भी था वो पीडीएफ टेलीग्राम पे, बट उसमें जो क्वालिटी थी ना उस पिक्चर की, वो थोड़ी हेज़ी थी, तो समझ नहीं आ रहा था एंड उसका वीडियो अगर फिर मैं बनाती तो आप लोगों को भी वो दिखता नहीं अच्छे से। इसलिए मैंने फिर अपने बुक को ढूंढा एंड देयर आफ्टर आई एम मेकिंग दिस वीडियो अभी। तो ओके, लेट्स स्टार्ट टूरिज्म इंडस्ट्री। तो पहले तो बिफोर बिगिनिंग मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है टूरिज्म क्या है। मतलब नॉर्मली मुझे बताओ कि आप किसी टूर पे जा रहे हो, मतलब टूरिज्म का मतलब क्या है, आप पहले मुझे ये बताओ, है ना। पॉज करो वीडियो को और लिखो नीचे कि टूरिज्म का मतलब आप क्या समझते हो, एक दो लाइन में उस चीज़ को आप लिखो, ठीक है। तो टूरिज़्म जो है वो बेसिकली, अगर मैं सिर्फ टूरिज़्म पे फोकस करूँ तो टूरिज़्म मतलब आप कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे कोई भी पर्पज़ हो आपको, आपका वो घूमना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हेरिटेज साइट पे जा रहे हो तो आप उसकी ब्यूटी को एंजॉय करने जा रहे हो, है ना, वहाँ की सुंदरता को निहारने जा रहे हो। कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो सुंदरता के लिए जा रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट भी फ्रेश होता है तो हेल्थ के लिए भी जा रहे हो। कहीं कहीं पे देखते हो आप लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी, आप लोग स्कूल में हो तो आप लोग को ये चीज़ पता होगी, स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी एडुकेशनल ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो किसी ऐसे जगह पे आपको घुमाने लेके जाएंगे जिसका कोई इम्पोर्टेंस है, जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्ति हो, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो। फॉर एग्जाम्पल, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा कोई जगह नहीं है इस पूरे कंट्री में या इस पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ से आपको ज्ञान अर्जित ना हो, जहाँ से आपको ज्ञान ना मिले। सुंदरता के लिए तो हम घूमने जाते ही हैं कि हमें अपनी बोरिंग लाइफ से थोड़ा ब्रेक चाहिए, हमें एक अच्छी सी जगह जाना है, वहाँ की सुंदरता को देखना है। पर हम एक तरह से कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। पहले तो ये देखते हैं कि वहाँ की जोग्राफिक लोकेशन, मतलब वहाँ का सॉइल कैसा है, पेड़ पौधे कैसे हैं, सुंदर है कि नहीं, वहाँ कौन सा पशु रहता है। फिर ये सारी चीज़ें हम जब जानते हैं, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी जगहों का। अब अगर आप ताजमहल जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली सबको पता है कि ताजमहल अकबर ने बनवाया था, है ना। तो आप घूमने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ एट द बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि वो किसे, उस चीज़ को किसने बनाया था। तो वही चीज़ें हैं। टूरिज़्म का मतलब क्या होता है, अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो according to Ziffer 1989, tourism involves traveling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific object of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as any existing cultural aspects, both past and present, found in these areas. तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का यही मतलब हुआ कि अनडिस्टर्ब्ड और अनकंटामिनेटेड नेचुरल एरियाज ही क्यों बोला गया है। क्योंकि कहीं पे भी अगर आप घूमने जा रहे हो तो आप डेफिनेटली, हम सब अगर किसी वेकेशन पे जाते हैं तो हमेशा हम उसी जगह को प्रेफर करते हैं जो नेचुरल हो, मतलब जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स पाए जाए, जहाँ पे ये हमड्रम्स ऑफ लाइफ जो होता है ना, मतलब केओस कन्फ्यूजन कुछ ना हो, एकदम शांति भरा जगह हो जहाँ हम अपने मन को शांति दे सके, जहाँ पे हम इंजॉय कर सके, रिलैक्स फील कर सके, हम वहीं जाते हैं घूमने, है ना। इसीलिए अनडिस्टर्ब्ड और अनकॉन्टामिनेटेड नेचुरल एरियाज यहाँ पे कहा गया है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता है घूमने का, टूरिज्म करने का, हम पढ़ने के लिए, स्टडिंग, मतलब वहाँ पे एडुकेशन, हमें वहाँ पे ज्ञान मिलता है, एडमायरिंग, उसकी सुंदरता को हम निहारते हैं, एंड एन्जॉइंग, और एन्जॉय करने के लिए वहाँ जाते हैं, है ना, उसके सीनरी को, वहाँ पे जो एनिमल्स प्लांट्स जो भी है वो सब भी। और अगर उसका कोई कल्चरल एस्पेक्ट है, जैसे मैंने ताजमहल का बोला, है ना, तो वैसा ही अगर कुछ कल्चरल एस्पेक्ट है, कुछ पास्ट और प्रेजेंट, मतलब कुछ उसके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है, कुछ कल्चर जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी मंदिर जा रहे हो तो उस मंदिर के साथ एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है, उसकी एक कल्चर जुड़ा हुआ होता है उसके साथ। आप मस्जिद जा रहे हो, गुरुकुल जा रहे हो, सॉरी हाँ, गुरुकुल जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, फिर
किसी गुरुद्वारे जा रहे हो, तो हर जगह, चर्च जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो हर जगह जो है एक कल्चरल सिग्निफिकेंस, एक कल्चर जुड़ा हुआ होता है ना। तो टूरिज्म का मतलब वही होता है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल कि टूरिज्म होता क्या है। ठीक है, मूविंग फर्दर। अब टूरिज्म जो है ना वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। टूरिज्म इज नाउ कंसिडर्ड और रिकग्नाइज्ड एज एन इंडस्ट्री। मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। इंडस्ट्री जनरेटिंग अ नंबर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इट प्रमोट्स national integration, international understanding, helps in improving infrastructures, creates employment opportunities, augments foreign exchange earnings. Tourism is much a part of socio-economic development and any other related activity. अब टूरिज्म जो है ना आजकल के ज़माने में, टूरिज्म एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री बन चुकी है। इंडस्ट्री क्यों बन चुकी है? क्योंकि आपको बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं टूरिज्म से, है ना। टूरिज्म के थ्रू आपको काफ़ी ऐसे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। किस तरह? तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, तो वहाँ के सोसाइटी को आप समझ रहे हो, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ का सोसाइटी अपलिफ्टमेंट हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि बहुत जगहों से लोग वहाँ आ रहे हैं, उस जगह को रिकग्निशन मिल रही है एक तरह से, है ना। तो वो हो रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि अगर वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, मान लो अगर मैं कहीं रह रही हूँ, ठीक है, और वहाँ पे कोई टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे डेफिनेटली होटल्स वगैरह तो खुलेंगे ही, खुलेंगे ना, छोटे मोटे ढाबे भी खुलेंगे। वहाँ का ट्रांसपोर्ट में भी एक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगी उसकी, क्योंकि लोग ऑब्वियसली ऑटो, बस, रिक्शा, किसी एक चीज़ से ही ट्रैवल करेंगे। छोटा मोटा डिस्टेंस भी हो तो वो उसी से ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे। रहेंगे कहाँ? अगर घूमने आ रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो होटल्स में रहेंगे। अगर उन्हें ढाबे का खाना खाना है, अगर वो जा रहे हैं, ठीक है, एक मतलब पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं मान लो, या फिर एक हाइक पे जा रहे हैं, तो बीच में वो पहाड़ों वाली मैगी, सुना है ना आपने, काफ़ी फेमस है पहाड़ों वाली मैगी। तो एक तरह से वो जो पहाड़ों वाली मैगी जो आप खा रहे हो, तो जो आपको वो मैगी बना के दे रहा है, उसको उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ना, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। उसका आप पैसे दे रहे हो तो उसके घर में पैसे आ रहे हैं, तो उसका जो है एक तरह से स्टेबिलिटी आ रही है उसकी घर की इकोनॉमी में। और यही सब जो है वो देश की इकोनॉमी को भी फर्दर बूस्ट करता है। जब फॉरेन से टूरिस्ट्स आते हैं या अपने ही कंट्री से टूरिस्ट्स आते हैं, तो काइंड ऑफ एक तो आपके कल्चर के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा बताता है, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा बताता है कि हमारा सोसाइटी क्या है, सोशल कल्चर क्या है क्या नहीं है ना। और एक तरह से जब वो आता है, वो वहाँ पे लोकल इंडस्ट्री, जो लोकल होटल्स है, जो भी है, उसको कंट्रीब्यूट करता है पैसे, मतलब रहता है वहाँ पे, तो वहाँ का इकोनॉमी भी बढ़ता है। तो वही टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा है। देखो एक लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को देखो और समझो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इट ऑल्सो, जस्ट अ मोमेंट, so sorry. It also lends a helping hand to local handicrafts and cultural activities. अब जैसे मैंने पहाड़ों वाली मैगी कहा ना, तो वो है तो बहुत छोटा सा स्टॉल, बट फिर भी पहाड़ों वाली मैगी आजकल कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रही है ना। कोई भी अगर जा रहा है हिल स्टेशन, पहाड़ों में जा रहा है, तो पहाड़ों वाली मैगी डेफिनेटली खा रहा है। और पहाड़ों वाली मैगी तो स्टॉल से ही, ढाबे से ही खाने में मज़ा आता है ना। होटल्स पे तो जाके खाओगे नहीं। तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को भी ना एक बूस्ट मिल रहा है टूरिज्म की वजह से। और सिर्फ खाने के सेक्टर को नहीं, आप अगर हैंडीक्राफ्ट्स भी देख लो। अब आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केदारनाथ की बात करूँ, तो केदारनाथ के बाहर ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जहाँ पे वो केदारनाथ की छोटी छोटी मूर्तियाँ बना के देते हैं, और वो सब होता है। वहाँ का कुछ एक पूरा केदारनाथ का जो मंदिर है उसका एक मूर्ति होगा, तो वो काइंड ऑफ खुद से उन्होंने बनाया है, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट बोलते हैं, हैंडी क्राफ्ट बोलते हैं। तो उसको भी एक बूस्ट मिल रहा है, जो भी वहाँ घूमने जा रहे हैं वो खरीद रहे हैं उस चीज़ को, तो वो भी एक तरह से बूस्ट कर रहा है हमारे जो कल्चरल हैंडीक्राफ्ट्स है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है, उसको भी एक काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी हद तक कम होती है, तो एक तरह से कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को? कभी भी किसी चीज़ को ना सिर्फ जो लिखा है उस पर्सपेक्टिव से ना देखें आप।
जो लिखा है ना उसको अगर आप डेप्थ में जाके देखोगे ना, एक लाइन का काफ़ी मतलब होता है, एक इंटरकनेक्टेडनेस होती है हर लाइन में, है ना, उस चीज़ को आप कभी इग्नोर ना करें. अब टूरिज्म इन इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रेलिवेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल ग्रोथ, नेशनल इंटीग्रेशन. सेम वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी कहा. ठीक है, कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, कल्चर का भी ग्रोथ होता है, और एक तरह से लोगों को बाइंड करती है. लोग हर जगह से आते हैं, और इंडिया के इतनी डाइवर्सिटी को, मतलब यहाँ पे गुरुद्वारा से लेके, चर्च से लेके, मस्जिद से लेके, मंदिर, सब कुछ है ना. यहाँ पे अगर एक तरफ लक्षद्वीप है तो एक तरफ आपका शिमला है, एक तरफ हिमालय है तो एक तरफ सागर है ना, बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है, डाइवर्स है और बहुत ब्यूटीफुल है. हमारा जो देश है काफ़ी ब्यूटीफुल है. तो उस चीज़ को भी लोग आके अप्रिशिएट करते हैं थ्रू टूरिज्म. ठीक है. नाउ वील सी ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन इंडिया. The root of tourism in India can be traced to pilgrimage. Places of pilgrimage provided firm ground to tourism in the beginning and still continues to be one of the most effective factors of promoting tourism in India. इसका मतलब क्या होता है कि पिलग्रिमेज जो होता है ना, जब हम किसी भगवान के लिए या किसी अल्लाह के लिए या किसी भी गॉड के लिए अगर आप कुछ चल रहे हो, आई मीन आप उसके लिए कहीं आ रहे हो, किसी एक होली प्लेस पे जा रहे हो, है ना, उसे ही पिलग्रिमेज कहते हैं. ठीक है. तो पिलग्रिमेज पहला सोर्स ऑफ टूरिज्म था, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे भगवान की पूजा करने के लिए, प्रेइंग करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, ये सब जब जा रहे थे ताकि वो उस ऑल माइटी को जाके पूजा कर सके या कुछ भी, मतलब जो भी है, नमाज़ पढ़े या जो भी करे. तो अगर वो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो एक तरह से टूरिस्ट होते थे जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उस जगह की ब्यूटी को समझने, उस जगह की आस्था को समझने एक तरह से. तो पहला टूरिज्म जो हमारी कंट्री में ग्रो हुआ था वो पिलग्रिमेज के थ्रू ही ग्रो हुआ था. Today, the majority of tourists feel that traveling for sheer pleasure offers much wider scope than offered by pilgrimage. Thus, the former always more colorful, lively, independent. अब आजकल के ज़माने में ना लोगों को लगता है कि अब उस ऑल माइटी के पास जाने से अच्छा है कि हम अपने प्लेजर के लिए, अपने मन की शांति, अपने मन की खुशी के लिए हम जो है टूर पे जाएं. ठीक है. उन्हें लगता है कि कौन जाएगा ऑलमाइटी के वहाँ पे, वो काफ़ी वेग हो चुका है, वहाँ नहीं जाना. अब जो है टूरिज्म हमें अपने मन की शांति के लिए करना चाहिए. तो काफ़ी वो सब भी है कि आजकल लोग क्या सोच रहे हैं, पहले टूरिज्म की स्टार्ट कहाँ से हुई थी. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूरिज्म स्टार्ट ही हुआ था पिलग्रिमेज से. ठीक है. Organized tourism in India began in 1950s with the genesis of planned development. Over the years, Indian tourism has grown considerably as is indicated by the arrival of foreign tourists. Very very important, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखिए जोग्राफी की एक चीज़ है, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ जाइएगा ना तो आप खुद भी आंसर फ्रेम कर सकते हो. यहाँ पे फैक्ट्स हर लाइन में नहीं होंगे, बट जहाँ होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. तो फैक्ट्स के साथ जब आप अपने आंसर को फ्रेम करोगे ना, तो वो एक ब्यूटिफुल आंसर बनता है, एंड दैट इज़ हाउ यू गेट मार्क्स. ठीक है. एंड आपकी नॉलेज को तो ये बढ़ाता है ही. तो ऑर्गेनाइज टूरिज्म इन इंडिया कब शुरू हुई? 1950 में. अब ऑर्गेनाइज टूरिज्म मतलब क्या है? एक सही रेट से टूरिज्म कि टूरिस्ट आ रहे हैं, मतलब ये कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं. अगर आज भी हम इंडिया में देखें तो कुछ एक दो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं जो हमारे माइंड में हमेशा रहेंगे. अगर हम बोलेंगे कि हमें घूमने जाना है तो हम यहीं जाएंगे, है ना. तो वो एक दो टूरिस्ट स्पॉट्स आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट्स में लिखिए. दैट इज़ ऑल्सो योर टास्क कि आप नीचे लिखोगे कमेंट्स में कि आपको कौन कौन से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ जाना पसंद है, और कहाँ कहाँ आप जा चुके हो उसमें से, और कहाँ कहाँ भी जाना बाकी है ना, विश लिस्ट जो भी है. तो ऑर्गेनाइज टूरिज्म जो है वो 1950 में शुरू हुई, क्योंकि तभी हमारी कंट्री में जो है प्लान्ड डेवलपमेंट शुरू हुई थी. प्लानिंग मतलब डेवलपमेंट की प्लानिंग, किस तरह से हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है, उन सब की जब प्लानिंग हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1950 में. इसलिए टूरिज्म भी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही थी. उसके बाद साल भर साल, मतलब साल के बाद एक साल के बाद दूसरे साल मतलब साल जैसे जैसे साल गए, जैसे जैसे टाइम बीता, वैसे वैसे टूरिज्म और ज़्यादा अच्छा होता गया, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट्स भी इंडिया आने लगे थे. ठीक है. गॉट इट एवरीवन. अब हम आगे बढ़ेंगे. चलो.
Okay. Tourism industry has now become the second largest foreign exchange earner next only to garments if gems and jewelries trade is left out because one of the fast outgo on import in inputs मतलब समझ रहे हो टूरिज्म फॉरेन एक्सचेंज में अगर तुम्हारा ये गारमेंट्स पहले नंबर पे गारमेंट्स आता है जो ज्वेलरीज का एक्सचेंज होता है वो सब अगर छोड़ दे उसकी ट्रेडिंग अगर हम हटा दे तो सेकंड नंबर पे जो आता है वो है आपका टूरिज्म इंडस्ट्री मतलब आप सोचो कितने टूरिस्ट्स इंडिया आते हैं और कितने यहाँ से दूसरे कंट्रीज में जाते हैं काफ़ी ज़्यादा उसको एक बूस्ट मिला है. Okay, another healthy trend in the foreign tourism in India since 1991 has been a conspicuous increase in business travel with its spin-off effects in the upgradation of accommodation and introduction of new technology in communications and other services. The metropolitan cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, etc. have experienced phenomenal growth in travel by business class people, some of whom combine business with pleasure. मतलब काफ़ी एक तरह से यहाँ पे वही लिखा गया है कि काफ़ी बूस्ट मिला है एक तरह से बिजनेस ट्रैवल भी. मतलब जैसे आप अभी देख लो मैं अगर यहाँ हूँ मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में हूँ इंडिया के मान लो अगर मैं दिल्ली में हूँ मुझे मुंबई जाना है ठीक है मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए मुंबई जाना है क्योंकि मुझे वहाँ पे भी अपने बिज़नेस की कुछ चीज़ें मिलेंगी अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ चीज़ें मिलेंगी और मैं वहाँ पे एक्सपैंड कर सकती हूँ खुद के बिज़नेस को. अगर मुझे ये सब करना है तो डेफिनेटली मैं एक जगह से दूसरे के ट्रैवल कर रही हूँ तो अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ बिजनेस पर्पज़ से कर रही हूँ मैं ठीक है बट वो भी एक तरह से टूरिज्म ही हो गया क्योंकि मैं वहाँ सोलली तो बिज़नेस के लिए जाऊँगी नहीं. हाँ मेरा मेन मोटिव बिज़नेस के लिए जाना ही है बट एक तरह से मैं वहाँ की ब्यूटी को भी अडोर कर रही हूँ ठीक है वहाँ जिस होटल में रहूँगी एंड वो सब तो वो भी एक तरह से टूरिज्म को ही बूस्ट देता है. और यहाँ पे एक चीज़ आप देखो on an average, a foreign tourist stays for about 27 days in India, but there are wide variations in the duration of stay from people from different parts of the world. मतलब एक अगर कोई दूसरे कंट्री से एक फॉरेनर आता है हमारी कंट्री में एज अ टूरिस्ट तो वो कम से कम 27 डेज के लिए तो रुकता ही है नियर अबाउट एक महीना ठीक है. तो आप इसी से समझ जाओ कि कितना ज़्यादा एक तरह से कितना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल रही है. सबसे ज़्यादा तो इकोनॉमी ही हमारी बढ़ रही है ना. फॉरेन एक्सचेंज कितना ज़्यादा हो रहा है हम वो सिर्फ हमारे इकोनॉमी को ही नहीं बढ़ा रहे बल्कि हमारे कल्चर को भी समझ रहे हैं और फिर अपने कंट्री में जाके भी उस कल्चर के बारे में वो बात करेंगे. तो एक तरह से हमारा कल्चर भी प्रोपागेट हो रहा है इसके थ्रू है ना. ओके मूविंग ऑन जस्ट अ मोमेंट. अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग मतलब एज पर दी वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स रीच अ टोटल ऑफ 1.3 बिलियन इन 2017 84 मिलियन मोर देन द प्रीवियस ईयर. मतलब आप देख रहे हो टूरिज्म जो इंटरनेशनल टूरिज्म है स्पेसिफिकली जो फॉरेनर्स आ रहे हैं या जा रहे हैं है ना वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इस इन सालों में ठीक है. In India, tourism sector has been performing well with foreign tourist arrivals growing at 14% to 10.4 million and foreign exchange earnings at 20.6% to US dollar 28.7 billion in 2017 to 18. तो ये भी एक फैक्ट है जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और कितने ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं कितना ज़्यादा हमारी अर्निंग बढ़ी है. 20.6% हमारी अर्निंग बढ़ी है. टूरिस्ट कितने बढ़े हैं 14% बढ़े हैं 14% से 10.4 मिलियन तक. और जो हमारी अर्निंग है वो 20.6% बढ़ी है जो कि हम 28.7 बिलियन डॉलर्स कह सकते हैं US डॉलर्स ठीक है. बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट हैं ना उनको अट्रैक्ट किया जा सके अपनी कंट्री में ठीक है. सो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं अभी जो हम स्टेप्स देखेंगे अभी आई थिंक 5 ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं जिससे फॉरेन टूरिस्ट का आना हम और इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो पहला कौन सा मेथड है पहला मेथड है वीज़ा ऑन अराइवल. अब आप इसके नाम से ही समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है वीज़ा ऑन अराइवल. तो ये स्कीम 2010 में आई थी 2010 ठीक है. इसमें
12 ऐसे कंट्री से टूरिस्ट आ सकते हैं, और उनको ना ऐसे पहले जैसे होता है ना, एम्बेसी से हमें पहले वीज़ा लेना पड़ता है तभी हम ट्रैवल कर सकते हैं किसी और कंट्री में। दिस इज़ द नॉर्मल मेथड, ऐसे ही होता है ना। बट वीज़ा और अराइवल एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो टूरिस्ट्स हैं उन्हें वीज़ा पहले से लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एम्बेसी से या किसी भी कंसल्टेंट से, किसी से भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उस कंट्री में, जिस कंट्री में उन्हें घूमना है, वो वहाँ आके वहाँ पे जितना भी पेपर वर्क है ना वीज़ा का, वो कंप्लीट कर सकते हैं और वहाँ पे आके वो वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। बट ये भी जो है ना, ये सिस्टम भी जो हर कंट्री में नहीं है, हर कंट्री के अपने अपने रेगुलेशन है, बट ये सिस्टम है। तो कुछ कंट्रीज जो है ऐसे लागू करती हैं, ये कुछ कंट्रीज में फॉलो होता है। डिपेंड्स कि वो जो इंसान है, वो जो ट्रैवलर है, वो कौन से कंट्री से है और कौन से कंट्री पे आया है, उन सब पे वो चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, मूविंग ऑन। नाउ द नेक्स्ट, जस्ट अ मोमेंट, नाउ द नेक्स्ट वन इज ई टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, अब आप इस वीडियो को पॉज करो और आप खुद बताओ ई टूरिस्ट वीज़ा हो क्या सकता है ना। तो ई टूरिस्ट वीज़ा जो है, पहले हम वो देख लेते हैं कि ये कितने सारे सिटीजन्स को, कितने सारे कंट्रीज़ को अलाउड है। तो ये 163 कंट्रीज़ के सिटीजन्स को अलाउड है और 16 एयरपोर्ट्स पे जो है वो ये चीज़ अलाउड है। इसका मतलब क्या होता है कि वीज़ा की जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी ना, वो ऑनलाइन हो जाएगी। किसी भी कंट्री के ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पे आप अगर जाओ तो उस ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट से ही वीज़ा जो है वो बन जाएगी। किसी भी एम्बेसी के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ में, किसी भी पर्सन के पास जाके सब ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। इसको कहते हैं ई टूरिस्ट वीज़ा। ई से ही आप समझ जाओ कि एक काइंड ऑफ ऑनलाइन वाली चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस चीज़ को समझो, क्योंकि जब आप इस चीज़ को अपने आंसर में यूज़ करोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपके आंसर को बूस्ट करेगा। समझ रहे हो। उसके बाद जो है वो है नी टूरिज्म प्रोडक्ट्स। अब आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नीच, इट कैन बी नीश एज वेल। सो जो भी है, इसमें क्या होता है कि दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन टू आइडेंटिफाई, डाइवर्सिफाई, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ सच products of tourism industry. This is done in order to overcome the aspect of seasonality and to promote India as a 365-day destination, attract tourists with specific interest and to ensure repeat visits for unique products which India has compared. मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री जो है ना, वो अपना बताएगी कि हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट्स है, मतलब हमारे पास एक यूनिक डाइवर्सिटी है, हमारे पास एक यूनिक कल्चर है, हमारे पास यूनिक फूड है, हमारे पास यूनिक चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप कुछ भी ले लो, कपड़े वपड़े जो भी। तो वही है, इंडिया जो है वो क्या करती है, वो बताती है कि हमारा जो कंट्री है ना, वो 365 डेज़ का डेस्टिनेशन है। मतलब आप चाहे किसी भी मौसम में किसी भी टाइम आ सकते हो, हमारे कंट्री में आपको हमेशा यूनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो वो एक तरह से प्रमोशन है अपनी कंट्री का कि ये ऑल टाइम ओपन है सारे टूरिस्ट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप आओगे तो फिर ही आपको मज़ा आएगा वरना नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो, इसका मतलब ये होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे स्कीम। This scheme offers tourists an opportunity to stay with an Indian family and enjoy the warm hospitality and taste of Indian culture and cuisine in a clean and affordable place. How beautiful! इससे क्या होता है ना, इससे जो इंडियन, जो भी फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आती हैं ना, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो किसी इंडियन फैमिली के साथ रह सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ वो कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडियन कल्चर और फिर इंडियन फूड को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलती है ना। और फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाती है अगर वो इंडियन फैमिली के साथ रह रहे हैं तो। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वदेशी दर्शन। ये स्कीम जो है वो डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स के लिए हुआ है, जो बहुत मास एंड नीश टूरिज्म को हॉलिस्टिक वे में केटर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वदेशी दर्शन मतलब ये एक थीम है कि इस किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का कोई एक पर्टिकुलर थीम है कि ये जगह पे यही फेमस है, इस जगह पे ये है, आपको यहाँ पे ये यूनिक मिलेगा, वो मिलेगा। तो उस तरह से एक थीम बेस्ड जो टूरिस्ट सर्किट है उसको केटर करता है स्वदेशी दर्शन।
ठीक है, कहीं एक जगह पे शायद उसकी डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट डाइवर्सिटी अच्छी होगी, कहीं पे उसका पिलग्रिमेज अच्छा होगा, कहीं पे कुछ होगा, तो उस तरह से। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अब जो हम देखेंगे वो है इको टूरिज्म। सो दीज टर्म्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इको टूरिज्म ले लो या मेडिकल टूरिज्म ले लो, डोमेस्टिक टूरिज्म ले लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसे आप स्किप तो बिल्कुल ही ना करें। इको टूरिज्म का मतलब क्या है, आप इस टर्म के को देख के ही समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। इको टूरिज्म मतलब कोई ऐसा टूरिज्म जिससे मतलब हमारी इको इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट को कोई खराब इफेक्ट ना हो। इको टूरिज्म समझ आया आपको? तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इको टूरिज्म इज डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज दैट कंजर्व्स द एनवायरमेंट, सस्टेन्स द वेल बींग ऑफ लोकल पीपल एंड इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन and education. Ecotourism is promoted in India by evaluating environmental and cultural factors. Initiatives by hospitality provides to promote recycling, energy efficiency, water reuse and the creation of economic opportunities for local communities. ये बहुत easy था, ठीक है। जो मैंने कहा वही टर्म देख के ही, इस वर्ड को देख के आप समझ गए होंगे। तो इको टूरिज्म का मतलब यही होता है कि आप किसी नेचुरल एरियाज में जा रहे हो एज अ टूरिस्ट, ठीक है, पर वहाँ के लोकल पीपल को आप हार्म नहीं कर रहे हो, मतलब वहाँ के लोकल पीपल को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, वहाँ की प्रकृति को आप नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, है ना। वहाँ पे कुछ भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, उसको इको टूरिज्म कहते हैं। और आप जो है रिसाइकलिंग प्रोसेस में प्रमोट कर रहे हो, प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, इधर उधर वेस्ट नहीं फेंक रहे हो, इन सब चीज़ों को ही इको टूरिज्म कहते हैं। और इको टूरिज्म एक तरह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है। इंडिया में जो इको टूरिज्म है उसको किस तरह से प्रमोशन मिल रही है, किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, एक उसमें एक एस्पेक्ट, ये सब तो है ही जो मैंने अभी कहा, एक और एस्पेक्ट है वो है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म, अब मेडिकल टूरिज्म का मतलब बहुत सिंपल सा है कि मेडिकल टूरिज्म जो है वो एक तरह से आप वर्ड से ही समझ जाओगे कि आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो फॉर योर मेडिकल पर्पसेस। अब मान लो मुझे कोई दिक्कत है, फिज़िकली मुझे कोई दिक्कत है जिसकी और मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है, और जो कि इंडिया में उतना स्पेशलाइज नहीं हो रहा है, और मुझे किसी फॉरेन कंट्री में जाना है उसके ऑपरेशन के लिए, उसके स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए। तो मैं जा रही हूँ दूसरे कंट्री में, तो एक तरह से ये मेडिकल टूरिज्म के अंडर में आ रहा है, ठीक है। किसी को अगर प्लास्टिक सर्जरी करानी है तो वो अगर साउथ कोरिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन हाई टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, है ना। किसी को अगर कुछ और मेडिकल इशू है जो कि इंडिया में सॉल्व हो सकता है तो वो इंडिया आ रहा है, तो इस चीज़ को ही मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म, domestic tourism is an important segment of the overall tourist scenario. Although no reliable data are available in this regard, it may be emphasized that domestic tourism is no less than, मतलब क्या है domestic tourism? इसका आप वर्ड देख के खुद ही समझ जाओगे कि खुद के कंट्री में ही आप एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, अगर आप कोलकाता से बिहार ट्रैवल कर रहे हो, बिहार से दिल्ली या दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो फ्रॉम वन स्टेट टू डिफरेंट स्टेट, तो उस तरह से आप दूसरे स्टेट के कल्चर को भी जान रहे हो, तो एक काइंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी आ रही है ना। इसी को डोमेस्टिक टूरिज्म भी कहते हैं। जस्ट अ मोमेंट, इससे आपकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, जिनको नहीं पता है कौन कौन से प्लेसेस है जहाँ घूम सकते हैं, तो वो भी एक तरह से अवेयरनेस भी आ रही है लोगों के बीच में कि आप यहाँ भी जा सकते हो, आप वहाँ भी जा सकते हो, आप यहाँ वहाँ मतलब कहीं भी जा सकते हो, लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हो। अभी जैसे हमें ये पता चला कि हम लक्षद्वीप भी जा सकते हो, कितना इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे सारे फैक्चुअल डिटेल्स है। डोमेस्टिक टूरिज्म कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, इतना इतना ये आप पढ़ भी सकते हो या फिर रहने भी दे सकते हो। इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी कम होते हैं। ये वाले फैक्चुअल डिटेल्स नहीं आते कि कौन से कंट्री में कितने मिलियन क्या डोमेस्टिक टूरिज्म हो रहा है ना। सो दैट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। अब हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन टूरिज्म। तो हमने ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तब से जो हम बात कर रहे हैं हमने काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी बात कर ली है। तो टूरिज्म में जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमने काफ़ी ऑलरेडी बात कर लिया। तो टूरिज्म में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है,
तो वही है कि जो टूरिस्ट इंडस्ट्री में होटल्स को काफ़ी बूस्ट मिल रहा है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को काफ़ी बूस्ट मिल रहा है, यू you नो जितने भी छोटे छोटे वही होते हैं ना पहाड़ों वाली मैगी, तो मैगी पॉइंट्स जितने भी है, मतलब छोटे छोटे लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल वेंडर्स, उन सबको एक तरह से बूस्ट मिल रहा है, कल्चरल हेरिटेज भी बढ़ रही है, तो हम वो पढ़ेंगे, यही सब है। तो tourism in India has vast employment potential, much of which still awaits exploitation. During 2014 to 15, direct employment in tourism sector was estimated to the 19 million. अब अगेन यहाँ पे फैक्चुअल डिटेल्स हैं, तो वो आप याद रख सकते हो ताकि आप अपने आंसर में यूज़ कर सको, तो वो आपके आंसर को एलिवेट करता है और इसी तरीके से जो है आपको एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। आप जहाँ फैक्ट्स मेंशन कर दोगे ना, अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप एक दो फैक्ट्स ऐड कर दोगे तो वो आपके आंसर को एलिवेट कर देता है। ऑलवेज से दिस कि फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख क्रिएट्स 89 जॉब्स इन होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर एज अगेंस्ट 44.7 जॉब्स इन agriculture and 12.6 in manufacturing industries. The ratio further increases if one takes into account the ancillary services associated with hotels and restaurants. Another important aspect of employment in tourism is that it employs a large number of women, both educated and uneducated as well as skilled and unskilled. मतलब आप समझ रहे हो कि ज़रूरी नहीं है कि टूरिज़म सेक्टर में होने के लिए आपका स्किलफुल होना या एडुकेटेड होना ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात इस इंडस्ट्री की क्या है कि यहाँ पे वुमेन को भी लाया जा रहा है। अब आप होटल्स में जाओ तो जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं या फिर वेट्रेस होती है, या फिर इनफैक्ट कब मोस्टली ऐसा भी होता है कि आप वो क्या कहते हैं मैनेजर, वो सब भी जो फीमेल्स होती हैं, हम ज़्यादातर देखते कि रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं होटल्स में। अब आप छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स आप देखोगे जाके उन जगहों पे, तो वहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आर्ट एंड क्राफ्ट में मोस्टली वुमेन बहुत आगे रहती है। वो काफ़ी कुछ बनाती हैं, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करती हैं, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ वुमेन बीइंग देयर। तो काफ़ी वुमेन का भी अपलिफ्टमेंट एक तरह से हो रहा है ना। तो ये चीज़ें भी हो रही है, और ये फैक्ट है कितना लाख जॉब मिल रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है इकोनॉमी, वो सब तो वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। होटल अकोमोडेशन, द होटल सेक्टर फॉर्म्स द की सेगमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री. Most of the foreign exchange earned by tourist industry is accommodated for hotel segment. Realizing the importance of hotel segment, the government of India has taken initiatives to encourage hotel industry, providing tax benefits and other incentives. अब जब गवर्नमेंट भी देख रही है कि काफ़ी इंडस्ट्री वाली जो होटल की इंडस्ट्री है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है और काफ़ी लोग इस आ रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी जो है इन्हें टैक्स फैसिलिटीज़ दे रही है ताकि ये और ज़्यादा आगे बढ़े, है ना। और बहुत सारे ऐसे हेरिटेज होटल्स भी होते हैं। अब हेरिटेज होटल्स का मतलब क्या है? हेरिटेज होटल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू कवर फंक्शनिंग होटल्स इन पैलेसेस, हवेलीज, कैसल्स, फोर्ट्स एंड रेसिडेंसेस बिल्ट प्रायर टू 1950। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूंगी कि आप लोगों ने रील्स तो देखा ही होगा, है ना, रील्स आप देखते ही होगे ऑन अ डेली बेसिस। तो रील्स में आपने काफ़ी अगर आप फूड वाला स्क्रॉल करते होगे ऐसे रील्स जहाँ पे फूड ज़्यादा दिखाता है या हेरिटेज ज़्यादा दिखाता है, तो यू विल से कि काफ़ी ऐसे फूड ब्लॉगर्स होते हैं जो हेरिटेज प्लेसेस पे जाते हैं, ऐसे ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं ना, जो काफ़ी ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ पुराने ज़माने की किसी जगह पे चले गए हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल इंटीरियर होता है, ऐसा लगता है कोई हवेली टाइप्स है, कुछ तो है, वैसा होता है ना, रील्स में हम काफ़ी देखते हैं ये चीज़। तो हेरिटेज होटल्स का मतलब ही यही है कि जितने भी पैलेसेस, हवेलीज, कैसल्स, फोर्ट्स और जितने भी रेसिडेंसेस थे ना जो 1950 से पहले बने थे, उन सबको होटल की तरह ट्रीट किया जाया जाए, ठीक है। और फिर सारे लोग वहाँ आए, खाए और उस जगह की ब्यूटी को वो निहारे और अप्रिशिएट करे, है ना। वैसे भी हम सबको एस्थेटिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आजकल एस्थेटिक वर्ड बहुत ट्रेंड कर रहा है। तो ये जो हेरिटेज साइट्स होती है ना, हेरिटेज पैलेसेस, फोर्ट्स, हवेलीज, जो भी, उसे अगर हम होटल की तरह बना देना तो काफ़ी लोग आएंगे वहाँ पे, क्योंकि उन्हें हमारे कल्चर को जानने में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो जब वो ऐसी जगह पे आएंगे जो काफ़ी पहले से बना हुआ है, तो दे विल गेट टू नो अबाउट द हेरिटेज ऑफ दिस
पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, we'll now look at the places of tourist interest. Now this is the most easiest part of the entire chapter. आप सभी को पता होगा ये चीज़, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक होम टास्क दिया है जो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ही लिख दो वो चीज़ कि ऐसे कौन कौन से प्लेसेस है जो आपके बकेट लिस्ट में है कि आपको जाना है और आप जाना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करोगे, टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। तो हमारा इंडिया इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि यहाँ पे आप चाहे हिमालयन रीजन को ले लो, चाहे किसी सैंक्चुरी को ले लो, कुछ भी, चाहे तुम ग्रेट प्लेन को ले लो, किसी प्लेटू को ले लो, किसी सी साइड को ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है ना। इट्स वेरी डाइवर्स एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब हिमालयन रीजन को अगर तुम ले लो तो तुम वहाँ पे हाइकिंग के लिए जा सकते हो, ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो। जम्मू कश्मीर जो वेस्ट में है, वहाँ से लेके आप अरुणाचल प्रदेश ले लो, मेघालय ले लो, ये सारे जो हैं ये काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी डिफरेंट और अट्रैक्टिव टूरिस्ट सेंटर्स है जहाँ पे टूरिस्ट आना चाहते हैं, आना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे रीजन्स हैं ना, जैसे हिमालयन रीजन को अगर आप देखो ना, तो ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है, एक तरह से एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है। उसके बाद हिमालयन रीजन में ही आप बाकी प्लेसेस को भी ले लो, जैसे अमरनाथ, वैष्णो देवी, पत्नी टॉप, जम्मू, सोनमार्ग, फिर श्रीनगर, गुलमार्ग, कुल्लू मनाली। मनाली तो आपने अगर ये जवानी है दीवानी देखी है तो वो आपका एक ड्रीम प्लेस तो रहेगा ही कि भैया हमें भी जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे, है ना। हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, ठीक है। केदारनाथ तो काफ़ी लोगों को जाना होता है। मसूरी, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो ये आपका ड्रीम प्लेस हो ही जाएगा। शिमला, हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री, उत्तराखंड, ये सारे जो है ना, ये सारे हिमालयन रीजन के काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, समझ रहे हो आप। उसके बाद हम ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया को देखेंगे तो आप ये देख लो, प्लेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न इंडिया का, काफ़ी एक तरह से अट्रैक्टिव है। राजस्थान ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारे जो है ना काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस है, काफ़ी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस है। आप जैसलमेर ले लो, जोधपुर, बीकानेर, ये सारे राजस्थान के अंडर आते हैं, है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स है। बहुत सारे लोग जैसलमेर जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जोधपुर जाना चाहते हैं, और राजस्थान में एक और जगह है उदयपुर, वहाँ भी काफ़ी लोग जाना चाहते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो है डेजर्ट ट्रायंगल। डेजर्ट ट्रायंगल क्या है? तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर इन सब को, ये तीनों जो है एक साथ मिलके डेजर्ट ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना होगा, इसका कोई और ऑप्शन है नहीं, तो इसको आप याद कर लो किसी एक तरीके से। जैसे मैंने अभी हिमालयन रीजन को आपको एक तरह से याद ही करवाया कि केदारनाथ, कुल्लू मनाली, ये जवानी है दीवानी से कैसे इस तरह से अपने खुद के एक न्यूमोनिक्स बनाओ या फिर कुछ चीज़ें रिलेट करो और याद रखो, ठीक है। अब सूरज कुंड नियर फरीदाबाद हैज़ बिकम फेमस ऑल ओवर इंडिया ड्यू टू इट्स एनुअल क्राफ्ट्स मेला। ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स है। तो सूरज कुंड एक जगह है जो कि फरीदाबाद के पास में है, वो पूरे देश में, पूरे कंट्री में, जो इंडिया है ना वहाँ पूरे कंट्री में फेमस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनुअल क्राफ्ट मेला लगता है जहाँ पे काफ़ी क्राफ्ट वर्क्स आपको दिखेंगे। दिल्ली, द कैपिटल ऑफ द कंट्री, रिप्रेजेंट्स इंडिया इन मिनिएचर। हाँ, दिल्ली जो है, जो हमारी कंट्री का कैपिटल है, वो एक तरह से इंडिया का ही रिप्रेजेंटेशन है मिनिएचर वर्जन में, है ना। सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ले लो, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ले लो, रिलीजियस प्लेसेस, म्यूजियम्स, पार्क्स, गार्डन्स, आर्ट गैलरीज एक्सेट्रा, सब कुछ दिल्ली में ही है। तो एक तरह से वो मिनिएचर इंडिया ही कहा जा सकता है। चंडीगढ़, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी, आई मीन आई रियली लव चंडीगढ़, it's my dream place, I really want to go there। तो वो एक प्लान्ड सिटी है इंडिया का एक प्लान्ड सिटी कौन सा है? चंडीगढ़ है, और वहाँ पे फेमस रॉक गार्डन भी है, रोज़ गार्डन भी है, सुखना लेक भी है, ये सब भी है, ठीक है। उसके बाद प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में क्या है? मथुरा, वृंदावन, इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या, सारनाथ, ये सब कुछ जो है सेक्रेड सिटीज़ हैं हिंदू रिलीजन के, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों को, यहाँ पे सिर्फ नाम दिए हुए हैं सारे टूरिस्ट प्लेसेस का। मैं बता देती हूँ इस तरह से यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे
वो बोलेगा उत्तर प्रदेश में दो टूरिस्ट स्पॉट बताओ, हिमालयन रीजन में दो टूरिस्ट स्पॉट बताओ, नॉर्दर्न प्लेन्स में दो टूरिस्ट स्पॉट्स बताओ, डेजर्ट ट्रायंगल कौन कौन से कंट्रीज मिलके फॉर्म करते हैं, गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन से कंट्रीज मिलके फॉर्म करते हैं, सॉरी कौन कौन से सिटी मिलके फॉर्म करते हैं, स्टेट्स मिलके फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल 3 सिटीज़ मिलके फॉर्म करते हैं जिनका नाम है दिल्ली, आगरा और जयपुर, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। वेस्ट बंगाल जो है वो काफ़ी एक ब्यूटीफुल प्लेस भी है। और ये जो कोलकाता है जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है वो 3rd लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पहला और दूसरा कौन है? मुंबई और दिल्ली। मुंबई, दिल्ली, उसके बाद कोलकाता। ये तीनों सीक्वेंशियल मैनर में आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि सबसे लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या है? मुंबई। सेकंड नंबर पे क्या है? दिल्ली। थर्ड नंबर पे क्या है? कोलकाता, ठीक है। ये भी आ सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी, विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी, है ना। तो ये सब भी आ सकता है। अब अगर आप वीडियो अच्छे से सुन रहे हो, अगर आप सही में शिद्दत के साथ इस पूरे वीडियो को सुन रहे हो, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इन दी कॉमेंट्स बिलो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इंडिया का क्या है। इफ़ यू राइट दिस आंसर इन द कॉमेंट्स बिलो ना, आई अंडरस्टैंड कि आप पूरी वीडियो शिद्दत से देख रहे हो एंड एग्जाम काफ़ी करीब है तो आपको देखना भी चाहिए। कोलकाता को नर्व सेंटर ऑफ एंटायर ईस्टर्न रीजन भी कहते हैं, है ना। मतलब कोलकाता एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे ईस्टर्न रीजन का। वेस्ट बंगाल वेस्ट नाम है बट वो है ईस्ट में ही, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। अब यहाँ पे भी आप देखिए सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बताया गया है ना। तो अभी वह भी ओके। सो अगला टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब जितना भी बचता है चैप्टर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके 2 ही वीडियोस बनेंगे। ये अभी डल रहा है ये फर्स्ट पार्ट होगा और इसका सेकंड पार्ट एक आएगा, ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment down below how you like the video. Till then, happy reading. Enjoy everyone. Thank you very much.